नमस्कार, बीएस टीवी का बेहद खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। महिला है वो आंधियों से लड़ने वाली, हौसले बुलंद और ना रुकने वाली, कदम से कदम मिलाकर बढ़ी है आगे, समय की मोहर बनकर लिखेंगी इतिहास के पन्ने। इन्हीं लाइनों को चरितार्थ करने वाली खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं आईपीएस श्रद्धा तिवारी मैम। मैम, आपका बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर। तो मैम, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत इसी सवाल के साथ, चूंकि आप आईपीएस अफसर हैं, पहले से तय था कि पुलिस में नौकरी करना है या फिर इसके पीछे कोई खास वजह? मेरे पापा प्रशासनिक सेवा में थे और बचपन से मैंने उनको देखा काम करते हुए। उन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी नायब तहसीलदार के पद से। वो तहसीलदार रहे, एसडीएम रहे और एडीएम रहे। तो वो जब बताते थे, दिन भर काम करते थे, रात में जजमेंट लिखते थे, तो वो बताते थे किस तरह गरीब आदमी आता है अपने ज़मीन संबंधी प्रकरणों को लेके, और वो जजमेंट में जब उसको न्याय मिलता है, जो वो खुश होता है, उसके चेहरे पे जो आप संतोष के भाव देखते हैं, उससे आपको खुद को कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है। और ये रहता है कि दूसरों के चेहरे पे हम थोड़ी सी स्माइल ला सके। तो बचपन से मैंने सोचा था कुछ ना कुछ ऐसी सर्विस ज्वाइन करूँगी जिससे लोगों के चेहरे पे मैं स्माइल ला सकूँ। तो एक तो प्रेरणा स्रोत मेरे पापा थे, और दूसरा जब मैं पढ़ती थी तो एक सीरियल आया करता था उड़ान। उसमें एक गांव की सीधी सी लड़की थी, वो संघर्ष करते हुए एक पुलिस ऑफिसर बनती है। तो वो सीरियल मुझे बहुत प्रेरणादायी लगा, और उसका मैं जो प्रोड्यूसर हैं और जो डायरेक्टर थी और एक्ट्रेस थी कविता चौधरी, मैं निश्चित तौर पे उनकी आभारी हूँ कि उनके सीरियल ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं एक वर्दी वाली सर्विस चुनूँ। जी मैम, एमएससी भी आपने कर रखा है, कुछ खास वजह उसके अलावा? मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया, उसकी भी एक ख़ास वजह थी। एक मेरे ब्रदर थे, कजिन थे रिलेशन में, तो जब मैं 11वीं में पढ़ती थी वो मेरे पास आए। उन्होंने कुछ भी ऐसे पूछा केमिस्ट्री में मुझसे, मुझे नहीं बना, तो बोले अरे तुम क्या पढ़ती हो? तो एक मेरे को ख़राब लगा, मुझे एक किक जैसी लगी कि नहीं, मुझे अब एमएससी केमिस्ट्री से ही करना है। तो मुझे कई बार होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी फील हो जाती हैं, फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये करना ही है। ऐसे ही मुझे इस सर्विस के पीछे भी जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे परिवार में और लोग भी तैयारी कर रहे थे, दिल्ली में थे, यूपी में भी तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने ये बोला कि अरे ये छोरी क्या करेगी? तो मुझे लगा नहीं, अब तो मुझे करके दिखाना है। तो एक जुनून जब रहता है तो आप कुछ पा सकते हैं। मैम, समाज अभी भी खुद को कितना भी प्रगतिशील कहे, साबित करे, लेकिन अभी भी जो है घोषित कुछ पाबंदियां होती हैं जो लड़कियों पर, महिलाओं पर लगाई जाती हैं। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि आपको पुलिसिंग के दौरान कुछ अवरोध महसूस हुआ हो? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे को परिवार, मेरे पेरेंट्स ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। और दूसरा फिर मेरी शादी भी हुई तो मेरे हस्बैंड भी आईपीएस ऑफिसर हैं, तो वो भी बहुत सपोर्टिव रहे। तो मुझे कहीं भी कोई ऐसी चीज़ें, कोई अवरोध मेरे सामने नहीं आया। मैम, कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है, लड़कियों को शारीरिक रूप से भी, शारीरिक क्षमताओं में जो है पुरुषों से कम आंका जाता है, समझा जाता है। और फिर पुलिसिंग इतनी टफ जॉब है, कहीं ना कहीं गुंडे बदमाशों से भी सामना करना पड़ता है। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि महिला होना पेशे में आड़े आया हो? निश्चित तौर पे शारीरिक तौर पे महिलाएं कमज़ोर होती हैं। वैसे भी जैसे एशियन गेम्स या ओलंपिक गेम्स में भी अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि महिलाएं मानसिक रूप से कहीं ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा, और इस पुलिस सर्विस में भी कि महिला होने से कुछ हमने कम पाया हो, बल्कि मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मैं महिला हूँ। मुझे सिर्फ ऐसे में पुलिस ऑफिसर हूँ, और पुलिस जॉब में जितनी भी महिलाएं हैं वो बिल्कुल भूल जाती हैं कि महिलाएं हैं। वो सिर्फ एक वर्दी याद रहती है, एक पुलिस ऑफिसर हमें वो याद रहता है। जी बिल्कुल मैम, बहुत ही बहादुरी से आपने आपके हर कार्य को निभाया, हर कार्य को किया। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी सक्रिय रहीं। आपने कांकेर में अपनी सेवाएं दी, अंबिकापुर में सेवाएं दी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। कैसे पूरा अनुभव रहा आपका? नक्सलिज्म एक बड़ी चुनौती थी उस समय ना वहाँ पे बीएसएफ डिप्लॉयड थी, ना सीआरपीएफ डिप्लॉयड था, ना ही उस समय लैंडमाइन, एंटी लैंडमाइन व्हीकल्स हुआ करते थे। मैं जब बटालियन में पोस्टेड थी तो वहाँ पे जो स्पेशल आर्म फोर्स रहता है उसकी कुछ कंपनी डिप्लॉय रहती हैं इसमें, जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है। तो उसमें एक बार मुझे लगा कि ये लोग कितना अकेले रहते हैं, उनको छुट्टियाँ भी नहीं मिल पाती हैं, बार
बार आना जाना नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य था ये कि वो बस में अगर आते थे और उनको नक्सलाइट को पता चल जाए कि इसमें पुलिसमैन है या वर्दीधारी है, तो उसको वो पकड़ के उसको अटैक करते थे। तो मुझे लगा कि ऐसी परिस्थितियों में वो लोग रहते हैं तो मुझे जाके देखना चाहिए, और मैंने अपने सीनियर अफसर को भी नहीं बताया कि मैं उतना आगे तक जाऊंगी। उसमें जगदलपुर के आगे है इंटीरियर में। तो और मैं, मेरा ड्राइवर और मेरी AK-47 और मेरा गनमैन और 2 ग्रेनेड रख लिए गाड़ी में, और एक जीप उस समय चला करती थी ब्लू कलर की, उसको लेके मैं आगे बढ़ गई जगदलपुर से आगे। और उस समय किसी को बताते नहीं थे, क्योंकि अपना जो भी टूर है वो गोपनीय रखना पड़ता था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर अगर ऐसे बताएं तो वो अटैक कर सकते थे। फिर हम लोग आगे बढ़े, ड्राइवर को भी पता नहीं था। जब मैं जगदलपुर से और आगे बढ़ी तो उनको भी अचंभा हुआ कि मैडम कहाँ जा रही हैं, लेकिन मैं वहाँ पे पहुँची, आउटपोस्ट पे पहुँची, तो वो जो पुलिस के लोग थे वो हमको देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए कि मैडम यहाँ तक आ गई। लेकिन उन्होंने देखा कि किन परिस्थितियों में वो लोग रह रहे हैं और उनकी परेशानियों को सुना, और इसके बाद उन्होंने बोला, क्योंकि आने जाने का रास्ता एक ही हुआ करता था, तो वो लोग इतना, उनका इन्फॉर्मेशन इतना तगड़ा रहता था कि जब कोई आता था तो जाने के समय उसको अटैक करते थे। तो फिर उस समय मेरे को जल्दी वहाँ से मैं निकली, लेकिन मुझे बहुत संतुष्टि लगी कि मैं उनके पास, उनके नज़दीक गई। जी मैम, फील्ड पोस्टिंग में आप रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको फील्ड पे देना पड़ता होगा, घर के लिए समय कैसे निकाल पाते थे? मेरे हस्बैंड भी पुलिस सेवा में हैं, वो मुझसे सीनियर हैं, तो हम लोगों ने शुरू से ये अंडरस्टैंडिंग थी, अगर एक फील्ड में रहेगा तो दूसरा साइड लाइन में रहेगा। तो मेरे हस्बैंड जब फील्ड में रहे तो मैं साइड लाइन में रही, और जब मैं फील्ड में रही तो हस्बैंड साइड लाइन में रहे, और हम लोगों ने अपने काम बांट रखे थे। कुछ भी ऐसा नहीं था कि एक बच्चे को अगर मैं तैयार करती थी तो एक बच्चे को हस्बैंड तैयार करते थे, तो कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। मैम, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, चूँकि आप दोनों प्रशासनिक सेवा में सेवारत हैं, बच्चे की तैयारी किस दिशा में चल रही है? क्या वो भी पुलिसिंग में आगे आएंगे? अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। मेरा बेटा बड़ा है, वो लॉ ग्रेजुएट है, और सारे ऑप्शन खुले हैं जो भी वो बनना चाहे। और मेरी बेटी अभी 10th में पढ़ रही है, अभी उसने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, तो जो भी वो बनना चाहेंगे सारे ऑप्शन खुले हैं उनके लिए। आपने दूरसंचार सेवा में भी अपनी सेवाएं दी हैं, मुख्यालय में आप रही हैं, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अब ग्रो हो रही है, क्या अंतर आप देखती हैं? उस टाइम पे क्या चुनौतियां थी टेक्नोलॉजी में, अब कितना ग्रोथ आप देखती हैं? निश्चित तौर पे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, लेकिन उस समय भी काफ़ी डेवलप था। पुलिस दूरसंचार का एक अलग अपना इम्पोर्टेंस है। हम फ़ोन पे बात करते हैं तो एक मैन टू मैन ही कम्युनिकेशन होता है। जब बहुत सारे लोगों को एक साथ हमको मैसेज देना होता है तो उस समय पुलिस दूरसंचार की बहुत उपयोगिता रहती है। जहाँ पे सिग्नल नहीं मिलते हैं वहाँ पे भी पुलिस दूरसंचार अपना काम करता है। इलेक्शन के समय या BBIP ड्यूटी के समय उसकी अलग इम्पोर्टेंस है। मैं जब वहाँ पे थी उस समय हम लोगों ने सोलर पैनल भी लगवाए, क्योंकि इंटीरियर में लाइट नहीं रहती थी, तो वो सोलर पैनल का एक अच्छा अचीवमेंट था। और दूसरा जो हम लोगों ने 2011-12 में वायरलेस सेट खरीदे थे वो अभी तक चल रहे हैं। तो मैम, आप इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल, साइबर क्राइम में भी आप लगातार हम देख रहे हैं कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनौती हो जाती है पुलिस के लिए भी। क्या पुलिस इतनी दक्ष है, क्योंकि हाईटेक अपराध अब बढ़ते जा रहे हैं, कितनी चुनौतियां अभी? निश्चित तौर पे साइबर क्राइम बहुत चुनौती भरा फील्ड है, क्योंकि इसमें छुपा हुआ आरोपी रहता है, और वर्चुअल सिम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये निश्चित तौर पे चुनौतियां हैं। इसमें लगातार ट्रेनिंग देके उनको दक्षता इसमें आ रही है, लेकिन फ्यूचर में ये क्राइम निश्चित तौर पे बढ़ेगा। इसमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो बच्चे हैं बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके पेरेंट्स को ज़रूरत है कि बच्चों से कम्युनिकेशन बना के रखें। बच्चा क्या कर रहा है, कहीं वो कोई क्राइम में फंस तो नहीं गया है और आगे ना उसमें बढ़ जाए, तो उसको वो लोग इतना वो रखें वो खुल के अपनी बात कह सके। और पुलिस के पास जाने से हिचकना नहीं चाहिए। जितनी जल्दी आप पुलिस के पास पहुँचेंगे उतना ही उस क्राइम से दूर हो पाएंगे। लगातार हम देख रहे हैं मैम कि पुलिस मुख्यालय में भी आपने सेवाएं दी, काफ़ी बहादुरी से आपने पूरी घटनाओं पर पेश पाया, कैसा वो पूरा अनुभव रहा?
मैं पुलिस हेडक्वार्टर में प्रबंध शाखा में रही हूँ। वहाँ पे भी मुझे एक संतुष्टि मिली, क्योंकि उसका प्रोक्योरमेंट का काम होता है कि जो जितने भी रिसोर्सेज हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जो विभिन्न यूनिट रहती हैं उनसे डिमांड लेना, कहाँ पे किस यूनिट को क्या ज़रूरत है। वर्दी भी हम लोग देते थे उस समय, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को फ्री वर्दी मिलती है। इसके साथ ही फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, जो आर्म्स एम्यूनिशन खरीदे जाते हैं, व्हीकल्स खरीदे जाते हैं, तो उसमें जो भी जिस यूनिट को जो ज़रूरत थी और जो बजट अवेलेबल था उसको खरीद को उनको प्रोवाइड करवाया। और दूसरा, उस समय ई परचेज शुरू हुआ, तो ई टेंडरिंग भी हम लोगों ने उसमें ट्रेनिंग दिलवाई। ई परचेज ऑर्डर जारी करना, उसका जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन करना, तो निश्चित तौर पे वो काफ़ी अच्छा अनुभव था। जी मैम, महत्वपूर्ण भूमिका आपने सीआईडी में भी निभाई। काफ़ी तरीके के गंभीर जो है प्रकरण वहाँ पे आते थे, किस तरीके का अनुभव सीआईडी में रहा? सीआईडी में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के केसेस आते हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको मॉनिटर करते थे हम लोग। और साथ ही पूरे मध्य प्रदेश के स्तर पे जो क्राइम होता है उसका एनालिसिस सीआईडी में होता है। तो जहाँ पे जो क्राइम बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसके बढ़ने के क्या कारण हैं, जैसा कि पुलिस का काम होता है कि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, तो उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हो रहा है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, जहाँ पे जो कमियाँ हैं उन कमियों को कैसे दूर किया जाए और अपनी पुलिसिंग सुधारी जाए, ये सीआईडी का काम है। दूसरा, एक वहाँ पे मेडल सेक्शन भी है, तो जो वहाँ पे गैलेंट एक्ट करने वालों के लिए गैलेंट्री मेडल के प्रपोजल आते थे, उनकी समीक्षा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे जाते थे। और एक मेरी पदस्थापना के दौरान एक यूएचएम मेडल फॉर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुआ था। तो उसमें भी पूरे एमपी से जो भी बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनके प्रपोजल बुला के फिर उनकी मीटिंग करवा के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे थे। तो वो मध्य प्रदेश के लिए 11 पहली बार जब ये मेडल मिले थे, तो निश्चित तौर पे एक संतुष्टि का अनुभव हुआ था। कुंभ सिंहस्थ की अगर बात करें तो काफ़ी बखूबी से आपने पूरा मैनेज किया। इतना जन सैलाब आता है, कैसी परिस्थितियां थी? आपको उसके लिए सराहनीय कार्य के लिए 2016 में विशिष्ट पदक से भी सम्मानित किया गया। कैसा अनुभव रहा? सिंहस्थ के दौरान मेरी पोस्टिंग प्रोक्योरमेंट ब्रांच में थी, तो सिंहस्थ के लिए पुलिस के जो रिसोर्सेज ज़रूरी होते हैं और जो बजट अवेलेबल था, उस बजट से उनको समय सीमा में उनकी परचेज़ करवा के वहाँ पे डिलीवरी करवाना, वो सबसे अहम जिम्मेदारी थी। और जो वहाँ की रिक्वायरमेंट थी उज्जैन पुलिस की, उनका प्रपोजल बुलवा के यहाँ पे फाइनेंशियल जो उसकी पावर है, कोई लैप्सेस ना रह जाएँ और उनकी स्वीकृतियाँ जारी करवाना और उनको परचेज करवाना, ये जिम्मेदारी थी। तो यहाँ रुकेंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वयं सिद्धा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान आईपीएस श्रद्धा तिवारी मैम मौजूद हैं। मैम, पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ घर की चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती होंगी, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज हो पाती हैं? मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला जी। और कुछ चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी थी, मेरी मदर से, कि हर परिस्थिति में खुश रहना है और कैसे पॉजिटिव रह जाए, वो मैंने अपने फादर से सीखा। इसके बाद मेरे हस्बैंड हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। और मेरे दोनों बच्चों को देखिए, इतना जोश और एनर्जी आती है मुझे, जब कभी मुझे जैसे आना होता था, कभी कभी 24 आवर्स की ड्यूटी हो जाती है और मेरी बेटी के भी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मेरे बच्चे इतने सपोर्टिव हैं कि मेरा बेटा बोलता है, नहीं मम्मी आप जाइए, मैं बेटी को देख लूँगा। या कभी ऐसे भी क्षण आते हैं जब तबीयत ख़राब होती है, तो हम लोग हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं और बच्चे भी एक दूसरे का, कि चारों लोग मिलके काम कर लेते हैं, तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि परिवार हमेशा एक ताकत होता है। और निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए तो परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे बढ़ पाती हैं। मैम, कहीं ना कहीं आज बच्चे, यंगस्टर्स जो हैं, युवा हैं, सिविल सर्विस की ओर आगे देख रहे हैं, सिविल सर्विस में अपना करियर देखना चाहते हैं। कोई अगर आईपीएस श्रद्धा तिवारी मैम जैसे बनना चाहे तो वो क्या करे? मेरा ये मानना है कि कुछ अलग नहीं है हम भी आप लोगों जैसे ही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है
हार्ड वर्क, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है जी। और आपको हार्ड वर्क करना है। दूसरी चीज़ है कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, कि हमको बनना है तो हम बनेंगे, वो जुनून होना चाहिए उसके बनने के लिए। और तीसरी चीज़, कुछ चीज़ों से हमको सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं तो हर आदमी बन सकता है। जी, जैसा कि मैम आपकी ज़्यादातर जो है पोस्टिंग फील्ड पर रही, फील्ड से लेके पुलिस मुख्यालय तक का सफ़र कैसे देखती हैं? मेरी जहाँ भी पोस्टिंग रही है, मैं उस पोस्टिंग को हमेशा एंजॉय किया है। जी। पुलिस में इतनी वैरायटी ऑफ वर्क है कि हर बार नया वर्क सीखने को मिलता है। जैसे टेलीकॉम मेरे लिए बिल्कुल नया था, प्रोक्योरमेंट ब्रांच बिल्कुल नई थी, सीआईडी ब्रांच बिल्कुल नई थी। तो हर जगह बहुत स्कोप है करने का, तो मैंने हर पोस्टिंग को एंजॉय किया है। बिल्कुल, कई जगहों पे आपके ऐसे है कि घटनाएं सामने आई जहाँ पे आपने बहुत ही बहादुरी से पेश पाया, हर घटना को बहुत ही बहादुरी से निपटा आपने। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कुछ घटनाएं ऐसी हुई होंगी जहाँ आप मतलब कहीं ना कहीं आप अभी तक आपके ध्यान में रही होंगी कुछ घटनाएं, उनका जिक्र। कांकेर में मेरी पोस्टिंग थी। उस समय हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों की पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो हम लोग वॉक करने जाते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो वहाँ पे हम लोग को ये बोला गया कि नहीं, आप वॉक करने मत जाइए, यहाँ पे नक्सलाइट किसी भी समय आके अटैक कर सकते हैं। तो हम लोग को ये लगा ठीक है, लेकिन कहीं डर जैसी कोई फीलिंग नहीं थी, क्योंकि जब आप पुलिस वर्दी ज्वाइन करते हैं ना, तो आपका डर ख़त्म हो जाता है, एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है। तो बस ये है, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए। तो वो हम लोग अलर्ट रहते थे। इवन रात में भी जब हम लोग सोते थे तो बेडरूम में AK-47 लोडेड करके सोते थे। और एक घटना हुई थी, एक आउटपोस्ट थी, वहाँ पे 13 पुलिस के जवान थे और वहाँ पे नक्सलाइट ने रात में अटैक कर दिया। काफ़ी बड़ी संख्या में वो नक्सलाइट आए थे और उनकी ये टैक्टिस रहती है कि हम अटैक करेंगे और फिर इसके लिए जो पुलिस फोर्स आएगा, जिस रास्ते से आएगा, उसको हम अटैक करेंगे। मेरे हस्बैंड की छुट्टी सेंक्शन थी, लेकिन जब रात में ये घटना होती है तो मेरे हस्बैंड ने उस समय छुट्टी अपनी कैंसिल करके, और एसपी साहब और एडिशनल एसपी थे हमारे हस्बैंड उस समय, और पुलिस फोर्स को लेके तुरंत रवाना हुए। काफ़ी दूरी का सफ़र था और उसमें ये थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती थी कि जो रोड है उस रोड से ना जाके पैदल जाना पड़ता था, कि रोड पे बहुत सारी लैंडमाइंस बिछा के रखते थे। तो वो निश्चित तौर पे मैं कहीं टेंशन में थी कि हस्बैंड जा रहे हैं, इतना फोर्स मूवमेंट हो रहा है, कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं हो जाए। लेकिन ये लोग सुरक्षित पहुँचे, उनको हेल्प प्रोवाइड की और फिर वापस भी लौटे। तब भी बहुत ख़तरा था। तो उस समय मैं मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर हो रही थी, लेकिन मेरी ड्यूटी थी, क्योंकि हेडक्वार्टर में अकेली ऑफिसर थी, PHQ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही थी, फोर्स का डिप्लॉयमेंट था, बहुत सारे ऐसे काम थे जो मुझे अपना टेंशन छोड़ के, अपनी चिंता छोड़ के अपनी ड्यूटी निभानी पड़ी। जी बिल्कुल मैम, DCP रहते हुए भी आपने कई आपराधिक मामलों का खुलासा किया। कुछ ऐसे मामले जो बेहद रोचक रहे हों, अभी भी उनके बारे में याद हो, उन किस्सों के बारे में? हाँ, एक केस अभी हुआ था। उसमें शाम को एक फादर का फ़ोन आता है कि उसका बेटा यहाँ पे गुना का रहने वाला था, वो यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहा था और उसका बेटा रात में रोड पे कहीं जा रहा था, तो एक गाड़ी आके रुकी और उसने एड्रेस पूछा। एड्रेस पूछने के बहाने उस बच्चे को गाड़ी में बिठा लिया और उसको थोड़ा आके उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और रात भर उसको घुमाते रहे। और घुमाने के दौरान जो उसका मोबाइल था, उसके मोबाइल से वो लोग पैसे ट्रांसफ़र करते रहे और जब उसके पैसे ख़त्म हो गए, बच्चे के अकाउंट में जितने पैसे थे, फिर उनके जो रिलेटिव थे और फ्रेंड्स थे, उनसे भी उन्होंने पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए और इसके बाद खुद के खाते में किए और सुबह उसको छोड़ के चले गए। वो बच्चा बहुत डरा हुआ था। उनके फादर को मैंने बोला आप आइए, FIR रजिस्टर की। और उस समय सिर्फ हमारे पास ये जानकारी थी कि वो एक गाड़ी में बिठा के लेके गया था, वाइट कलर की गाड़ी थी और इसके बाद पट्टी बांध दी गई। इसके अलावा हमारे पास कुछ और नहीं था, सिर्फ अकाउंट्स की जानकारी थी। तो हम लोग उस चीज़ में आगे बढ़े, अकाउंट्स का पूरा निकाला डिटेल। तो वो जो अकाउंट्स थे वो राजस्थान के थे और वो जिनके अकाउंट से, जो गरीब लोग होते हैं जो 2-4 हज़ार रुपये में अपने अकाउंट्स बेच देते हैं, तो वो उनके अकाउंट से, तो उन अकाउंट से हमें आरोपी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसके बाद गाड़ियों का देखा गया तो वाइट कलर की गाड़ी बताई उसने लंबी सी, तो लंबी सी गाड़ी में हम लोग इनोवा और आर्टिगा को लेके चले।
कुछ टेक्निकल एविडेंस के आधार पे हमने गाड़ियाँ की, तो 11 गाड़ियाँ उनको शॉर्ट लिस्टिंग किया। इसके बाद नंबर हमको पता था कि नंबर प्लेट गलत लगाई होगी या टेम्परिंग की होगी, तो उसमें फिर शॉर्ट लिस्टिंग करते करते जो भी एजेंसी है उनसे गाड़ियों की जानकारी ली, आरटीओ ऑफिस से जानकारी ली, फिर हम 3 गाड़ियों पे पहुँचे। तो 3 गाड़ियों में फिर अल्टीमेटली गाड़ी का पता चल गया। गाड़ी जिसके पास थी वो ड्राइवर कुछ दिन पहले आया था, फिर जो गाड़ी में था ब्लैक टेप से नंबर टेम्पर किया हुआ था उन्होंने, और फिर उसको ड्राइवर तक पहुँचे, फिर सारा खुलासा हुआ। तो इसके बाद जब उसके फादर आए तो बिल्कुल उनकी आंखों में आंसू थे कि आपने उसको पकड़ लिया। तो वो निश्चित तौर पे एक सुखद एहसास था। बिल्कुल मैम, जब हम कुछ बनने का ठान लेते हैं, कुछ करने का ठान लेते हैं, तो कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत रहता है। जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी आपके प्रेरणा स्रोत थे, लेकिन इसके अलावा अगर आपको किसी को देख के प्रेरणा मिलती हो कि मुझे इसके जैसा बनना है? बचपन से तो मेरे पापा और मेरी मम्मी मेरी प्रेरणा थी, और अभी मुझे लगता कि मैं जिससे भी मिलती हूँ कुछ ना कुछ, हर आदमी में एक खासियत होती है, उस खासियत को मैं ग्रहण करती हूँ। तो मेरे लिए हर आदमी कोई ना कोई एक छोटी सी प्रेरणा भी दे के जाता है, तो उसको ग्रहण करती हूँ, उन चीज़ों से के साथ ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसे कि मैं तो अपने बच्चों से भी प्रेरणा लेती हूँ। मेरी जो बच्ची है बहुत ही एनर्जेटिक है, तो मुझे लगता है कि एनर्जेटिक होना चाहिए इसके जैसा। और जो मेरा बेटा है वो हमें बहुत जोशीला है, वो उससे मुझे जोश मिलता है। तो मैं तो बच्चों से भी सीखती हूँ, और हस्बैंड से सीखती हूँ गंभीरता। मेरे हस्बैंड बहुत गंभीर हैं और वो मेरे सीनियर भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे डिस्कस करती हूँ। और मेरे फादर इन लॉ भी पुलिस सर्विस में ही थे, उन्होंने 2-3 बुक्स भी लिखी हैं और बहुत लंबे समय तक पुलिस ऑफिसर रहे हैं। वो तो उस समय के 1940 बैच के सूबेदार थे, तो काफ़ी लंबी सेवा उनकी थी, और उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। हस्बैंड से भी सीखती हूँ। तो मुझे तो जो जिसमें अच्छी खासियत मिल जाती है उससे मैं ग्रहण करती हूँ। मैम बिल्कुल, अभी लगातार हम देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ भी अपराधों में जो है ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है, ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ टिप्स आप महिलाओं को देना चाहेंगी? जो लगातार हम देख रहे हैं काम के सिलसिले में भी महिलाएं आजकल बाहर है, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, लेकिन अपराध लगातार ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पे जो अब रजिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा होने लगा है। पहले महिलाएं खुल के आ नहीं पाती थी, उनके साथ जो भी घटित होता था वो संकोच की वजह से बता नहीं पाती थी, लेकिन वो आने लगी हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे ही थी तो 2 महिलाएं आईं, एक के साथ, एक बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ था और उनके घर में ही कोई उनका रिश्तेदार था, लेकिन वो नहीं बोल पा रही थी। तो उन्होंने मुझसे आके डिस्कस किया, फिर उन्होंने बोला कि क्या करना चाहिए। तो फिर उसमें FIR हुई, आरोपी को पकड़ा भी गया, और इसी प्रकार दूसरे केस में भी था। तो महिलाएं कहीं ना कहीं आज भी संकोच में रहती हैं और अपनी चीज़ें बता नहीं पाती हैं। अगर लेडी ऑफिसर रहती हैं तो कहीं वो खुल के बात कर पाती हैं और उनको गाइड कर दें कि ऐसा करना है, उनका नाम नहीं कहीं आएगा सामने। इस चीज़ से वो थोड़ा सा सशंकित रहती हैं कि नाम सामने ना आ जाए, बच्चे का नाम सामने ना आ जाए। तो वो उनको फ्री वातावरण मिलेगा तो निश्चित तौर पे वो अपराधों के बारे में बताएंगी, और जब अपराधियों को सज़ा मिलेगी तो निश्चित तौर पे अपराध कम होंगे, क्योंकि कन्विक्शन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रिवेंशन और डिटेंशन ऑफ क्राइम पुलिस का जो मेन वर्क है, उसी के साथ ही कन्विक्शन कराना भी, क्योंकि उसका एंड कन्विक्शन ही होता है। जैसे मैं CID में थी तो वहाँ पे एक आइडेंटिफाइड क्राइम जो रहते थे उसमें देखा जाता था कि कुछ अपराध जो रहते हैं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ या सनसनीखेज, उसमें कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है। तो उस समय 76% कन्विक्शन होता था उस केसेस में, क्योंकि उनको विशेष तौर पे मॉनिटर किया जाता है। तो महिला संबंधी अपराध के लिए ज़रूरी अवेयर कैंप लगाए जा रहे हैं, और महिलाओं को भी ये देखना चाहिए कि कहीं उनके साथ, उनके पड़ोस में, आसपास कहीं भी अगर कुछ ऐसा होता है तो वो उनको बताना चाहिए। हिचक अभी भी महिलाओं में है, बच्चियों में अगर खास कर देखा जाए तो बच्चियां जो है खुलकर पेरेंट्स से भी नहीं बात कर पाती हैं। पेरेंट्स को कुछ सलाह, कुछ सीख? आजकल हर के पास टाइम की कमी हो गई है, तो मेरी यही अपील है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी चाहिए, उनको समय देना चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए
जो भी टाइम हो आपके पास, अगर रात में समय है, दिन में समय है, खाना खाते वक्त समय है, बच्चों से बातें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स कौन हैं, इंटरनेट पे वो क्या देख रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स से मेरी अपील है कि वो देखना चाहिए बच्चे कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं और बच्चे खुल के बता सकें उनके साथ क्या चल रहा है, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, वो भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही बच्चों को भी ये चाहिए कि उनके साथ अगर कुछ वो गलत कर भी बैठे हैं तो उनको पेरेंट्स को बताना चाहिए, और पेरेंट्स को भी उनको डांटने के बजाय पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए, जिससे क्राइम आगे ना बढ़ सके। जी मैम, आपके सराहनीय कार्यों के लिए आपको 2019 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया, कैसा अनुभव हो रहा? निश्चित तौर पे मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ, लेकिन मैं इस मेडल को मिलने में जिनका कंट्रीब्यूशन है उनको नहीं भूलना चाहूँगी। सबसे बड़ी चीज़ मेरा परिवार, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरे हस्बैंड और बच्चे तो निश्चित तौर पे हैं। इसके साथ ही मेरे फ्रेंड्स, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, क्योंकि पुलिस में कभी भी कोई व्यक्ति अकेला काम नहीं कर सकता, टीम के रूप में हम लोग काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो है अपना मेडल मैं टीम को समर्पित करती हूँ। मैम, अभी और क्या सुधार की आवश्यकता है? जिस तरीके से जो है ग्रोथ हो रही है, टेक्नोलॉजी में भी ग्रोथ हो रही है, पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं, पुलिसिंग की व्यवस्था है, उसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है? निश्चित तौर पे स्मार्ट पुलिसिंग की ज़रूरत है। जितना पुलिस को फिटनेस की ज़रूरत है, हर क्षेत्र में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ख़ास तौर पे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए है कि साइबर क्राइम में महारत हासिल करें। इसके लिए टीम में भी बनी हुई है, साइबर हेडक्वार्टर से लगातार इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है, और इसमें स्कूल में, कॉलेज में बच्चों के लिए भी अवेयरनेस कैंप आयोजित किए जाते हैं। तो खाली पुलिस को नहीं, पब्लिक को भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ जाने अनजाने में कोई साइबर क्राइम ना हो जाए, और इसके लिए जो भी हमेशा अपडेट रहें, जो भी गाइडलाइन जारी होती है उनको फॉलो करें। मैम, आईपीएस श्रद्धा तिवारी को तो सभी जानते हैं, एज अ मीडिया पर्सन हम लोग भी जानते हैं, बहुत ही निष्पक्ष, निडर और निष्ठावान आईपीएस अफसर। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो श्रद्धा तिवारी, उन्हें क्या पसंद है? पसंद समय के साथ बदल जाती हैं। पहले जब मैं पढ़ती थी तो कथक से मैंने डिग्री ली हुई है, और गिटार भी प्ले करती थी, पेंटिंग का भी शौक़ था। लेकिन अब तो मुझे लगता है मेरी एक ही हॉबी है, मुझे अपने बच्चों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है जी। और मुझे उनसे एनर्जी मिलती है। मैं सुबह एक बार हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे और मैं, हम लोग एक साथ बैठते हैं, सुबह की चाय ज़रूर साथ पीते हैं, और कोशिश करते हैं कि उस समय ही हम दिन की प्लानिंग कर लें और एक दूसरे से एनर्जी ले लें। जी बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं बहुत ही टफ जॉब और घर को भी समय देना बहुत मुश्किल होता होगा आपके लिए, लेकिन बहुत बखूबी आप उसे मैनेज करती हैं। बीएसटीवी को समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दी हमारे साथ आईपीएस श्रद्धा तिवारी मैम, जो बहुत ही निष्पक्ष, निडर तरीके से जिन्होंने अपने कार्यों को अंजाम दिया है और आज हमारे बीच मौजूद थी। बहुत शुक्रिया मैम आपका। इस खास प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए बीएसटीवी के साथ। नमस्कार।